नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर कोर्स को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पहले प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा गया है यूनियन टेरिटरी में। तो लक्षद्वीप में कि पुडुचेरी में कि दिल्ली में कि अंडमान निकोबार में? तो बताइए कहां पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो लक्षद्वीप में है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं लक्षद्वीप की जो लिटरेसी रेट है वो 92.28% है और सबसे कम किसकी है? दादर नागर हवेली की 77.65। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे लक्षद्वीप से रिलेटेड। आपने अगर पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अभी रिसेंट न्यूज में आपका लक्षद्वीप बहुत ज्यादा हेडलाइंस में था। तो आज हम क्या करेंगे, लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे ताकि अगर परीक्षा में यहां से प्रश्न बने तो आप आसानी से कर लें। तो एक काम करिए, नोटबुक लेकर बैठिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको एक जगह नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम लक्षद्वीप को देखें तो लक्षद्वीप में ना छोटे छोटे कई आइलैंड आपको मिलेंगे जो कि हर तरफ पानी से सराउंडेड है। आइलैंड की बात कर रहे हैं तो वो सराउंडेड बाय वाटर ही है, उसका मतलब ही यही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे छोटे आपको आइलैंड मिलेंगे, इसी वजह से लक्षद्वीप क्या है? आर्कपेलागो है। ठीक है, और 36 आइलैंड्स जिसको कि हम मेनली 3 आइलैंड सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 आइलैंड सब ग्रुप जो है वो आप याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम अमनदीव भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अमनदीव है वो आपका नॉर्थ में है। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे सबसे नॉर्थ में तो यहाँ पर अमनदीव आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल में अगर हम देखेंगे, मिडिल पोर्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लैकाडिव आइलैंड मिलेगा, लैकाडिव आइलैंड। ठीक है, और अगर सबसे साउथ में देखेंगे तो ये मिनिकॉय आइलैंड है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप एक आर्कपेलागो है। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स का। लेकिन हम इन 36 आइलैंड्स को मेनली 3 आइलैंड ग्रुप में सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे नॉर्थ में हमको कौन सा आइलैंड दिखेगा बताइए? अमनदीव। ठीक है, फिर उसके बाद हमको लैकाडिव आइलैंड दिखेगा और सबसे साउथ में मिनिकॉय आइलैंड दिखेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार मैप में आपको दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए। ये जो मैप है आपका 1 और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक्चुअली ये बहुत ही लंबा मैप था और पूरे लंबे मैप को जब मैं अपनी स्लाइड में आप लोगों को दिखा रही थी स्क्रीन पे तो वो बहुत ब्लर आ रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक लंबे से मैप को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। तो अब आप देखिए पहले हिस्से को, तो यहाँ पर सबसे नॉर्थ में आपको कौन सा आइलैंड दिख रहा है? इधर
अमनदीप आइलैंड दिख रहा है, फिर नीचे आपको लैकाडिप आइलैंड दिख रहा है, और अगर इधर साउथ में हम लोग जाएंगे तो इधर मिनिकॉय आइलैंड। तो मैं कह सकती हूं अगर इतना बड़ा पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है तो सबसे नॉर्थ में अमनदीप आइलैंड है, फिर मिडिल में जो है वो लैकाडिप आइलैंड है, और इधर मिनिकॉय आइलैंड है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, वो क्या है। यहाँ पर देखिए नीचे मिनिकॉय आइलैंड की यहाँ पर आपको 8 डिग्री चैनल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कभी परीक्षा में पूछे कि 8 डिग्री चैनल किन किन को सेपरेट करता है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। याद रखेंगे मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब यहाँ पर 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को किससे, लक्षद्वीप के आर्कापेलगो से अलग करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हो गया। और फिर यहाँ पर आपको एक 11 डिग्री चैनल भी मिलेगा। तो 11 डिग्री चैनल इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर ही है आपका अमनदीप के पास 11 डिग्री चैनल, जो कि अमनदीप को कैनानोर से अलग करता है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने कितने चैनल्स की बात की, हमने बात किया किन किन की, हमने बात किया 11 डिग्री चैनल की, जिसको कि मैंने आपको क्या बताया, नोट कर लीजिए। अमनदीप को ये किससे अलग करता है, कैनानोर से, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और फिर 8 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय को मालदीव से, ठीक है। ये याद रखिए। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम 8, 9 हो गया, 10 कहां पर है हमारा, 10 डिग्री चैनल कहां पर है, तो बताओ। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी हम भारत की बात करते हैं और भारत में आइलैंड की बात करते हैं तो हमारे फोकस में 2 आइलैंड की हम बात करते हैं। इधर अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल हो गया, और दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो लक्षद्वीप हो गया, और लक्षद्वीप कहां पर है, अरेबियन सी के पास है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं जहां पर परीक्षा से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है। तो देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। थोड़ा सा पढ़ते समय एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को मन करेगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो अपने मन में भी दे देंगे। तो बस ये इसलिए है ताकि अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा हो तो तुरंत क्लास में वापस आ जाए कि अरे मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो क्लास में क्वेश्चन पूछने का अपना एक महत्व होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब मन इधर उधर भटकता है स्टूडेंट्स का, एक क्वेश्चन पूछ लो तो वो लोग वापस क्लास में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। महोबा, बांदा, झांसी या फिर श्रावस्ती। यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है महोबा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्लास देखिए, हमने यूपी का मैप कई बार डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा है कि आप सोनभद्र याद रखेंगे। क्यों आप सोनभद्र याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स होते हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। और सोनभद्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोनभद्र अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है, इधर छत्तीसगढ़ से भी लगा है, इधर झारखंड से भी लगा है और बिहार से भी लगा है। तो कभी भी परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न बना कि सोनभद्र जो है वो अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ शेयर करता है, तो आप क्या बताएंगे, 4 राज्यों के साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है,
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था ललितपुर के बारे में, तो यहां पर देखिए ललितपुर आपको दिख रहा है ना, तो ललितपुर जो है वो अपनी बाउंड्री एमपी के साथ शेयर कर रहा है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूं, जैसे यहाँ पे लखनऊ आपका एक जिला है, लेकिन लखनऊ अपनी बाउंड्री कई जिलों के साथ शेयर कर रहा है, जैसे सीतापुर है, इधर बाराबंकी है, इधर रायबरेली है, इधर उन्नाव है, इधर हरदोई है। लेकिन जब हम ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपनी बाउंड्री खाली झांसी के साथ शेयर कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब इधर बलिया भी याद रखिएगा, ठीक है, बलिया भी याद रखिएगा क्योंकि ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है आपका, सबसे ईस्ट में है बलिया। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको सहारनपुर याद रखना है। और अगर परीक्षा में पूछे कि सहारनपुर अपनी बाउंड्री किन किन स्टेट्स के साथ शेयर कर रहा है, तो आप बताएंगे 3 स्टेट के साथ। अब कौन कौन से हैं वो? हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो हम लोग अब यूपी के मैप को भी रोज रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम आते आते क्या हो, आपको यूपी का मैप एकदम रट जाए, ठीक है, एकदम रट जाएगा क्लास। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती चल रही हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे हम लोग। नेपाल के साथ यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ना, तो वो कौन कौन से हैं देख लो। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। अब परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री गोरखपुर भी शेयर करता है, तो आप कहेंगे नहीं शेयर करता है, ठीक है। इधर जो है आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, जिसमें मैंने यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया है, उसको जरूर देखिए। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप किस जिले के हैं और आपके जिले का कौन सा लोक नृत्य है, नहीं मेला पूछा था ना आप लोग से, लोक नृत्य नहीं पूछा था, चलो अब लोक नृत्य बता देना। तो आपके जिले में कौन सा मेला लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसको बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये जो प्रश्न है क्लास, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको समय दूंगी। आप चाहें तो अपने वीडियो को पॉज करके आराम से भी पढ़ सकते हैं। तो आराम से समय लीजिए और उत्तर दीजिए। ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है। मतलब आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जिस मीडियम से साउंड, मतलब जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है वहां पर, तो स्पीड ऑफ साउंड भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। आर्द्र वायु में सूक्ष्म वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी हाइयर होती है इन ह्यूमिड एयर कंपेयर टू द ड्राई एयर, ठीक है। माध्यम के वेग की दशा में चाल बढ़ जाती है तथा इसके विपरीत घट जाती है। स्पीड increases in the direction of the medium velocity and decreases in the opposite direction, ये भी सही है। ताप समान होने पर गैस में दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब क्लास यहां पर ऐसे समझिए, मैं आपको जो बताने जा रही हूं, ध्वनि को आपको ये तो पता है ना कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की आवश्यकता होती है ना, एक मीडियम की आवश्यकता होती है ना। अगर मीडियम नहीं रहेगा, माध्यम नहीं रहेगा, तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती है। अगर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पर साउंड नहीं ट्रेवल कर पाएगी। ये चीज ध्यान में एकदम बना के रखिएगा। तो साउंड को हमेशा ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी मीडियम का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसमें जो भी आपके एटम्स हैं, जो भी
अणु है उनके बीच का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही इनके मीडियम का मूवमेंट जो है वो बढ़ेगा, साउंड उतनी तेजी से ट्रेवल करेगा। ये बिल्कुल सही है। ह्यूमिड एयर में आपका साउंड हायर स्पीड पे ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर, जिसमें कुछ भी नमी नहीं है उसमें, ठीक है। और जब भी माध्यम का वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज याद रखिएगा। और यहां पर जो डी पॉइंट आपको दिया है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर आपके साउंड में इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, ये चीज याद रखिएगा। दाब का प्रभाव, ठीक है, आपके ताप समान होने पर गैस पे ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। लेकिन अगर टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तब स्पीड ऑफ साउंड आपका वेरी करेगा, ठीक है। यहां पे लिखा है ना जो पहला स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा विद द राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को सेम रख दिया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच मेटल निकल तथा जस्ते से निर्मित मिश्र धातु है। इसका प्रयोग मशीनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। तो अब देखिए, डच मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो डच मेटल में क्या लिखा है, यहां पर निकल और जिंक पाया जाता है। तो मुझे बताइए, नहीं, एकदम गलत है। डच मेटल में कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर आपका जस्ते और तांबा होता है, ठीक है, जस्ता और तांबा होता है, कॉपर तांबा। अगर हम कॉपर का देखेंगे परसेंट तो 80% होता है, ये 20% होता है, ठीक है। ये आपके मशीन के पार्ट्स बनाने में सहयोग देते हैं, ठीक है, इनका यूज होता है, तो ये सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको समय दूंगी, और ये प्रश्न तो अभी आपका जो इसी प्रश्न से नहीं, एग मार्क से किसी एक से आपका प्रश्न बना था आरओ परीक्षा में, जो कि आपकी कैंसिल हो गई। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समय लीजिए कि इसका जो प्रारंभ है, ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1999 में प्रारंभ किया गया था इसे। दूसरा है, इस योजना का लक्ष्य नागरिकों को पर्यावरण के लिए कम हानिकारक उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इको मार्क स्कीम की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो यहां पर आपको घड़ा दिखता है, ऐसे ऐसे करके घड़ा बना रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो चीज है लिखी हुई है, इट वॉज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1999। यही आपका गलत दिया है, 1999 में नहीं, ये 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाँ, ये आप इस योजना के थ्रू हम सिटीजन को इनकरेज करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट दैट आर लेस हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, के बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खाली बी। बी ओनली 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, इको मार्क का चित्र कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये 1991 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था, और ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 6वां प्रश्न। दलदल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, बताइए। हेलोफाइट कहलाते हैं, ठीक है, स्क्लेरोफाइट कहलाते हैं, सेमोफाइट कहलाते हैं, या फिर लिथोफाइट कहलाते हैं। दलदल में उगने वाले, यहां पर आपका सही उत्तर है हेलोफाइट। ए आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए, हेलोफाइट्स की हम बात करेंगे तो दलदल में उगने वाले पौधे को हम हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। बालू में उगने वाले पौधे को हम सेमोफाइट्स कहते हैं, और चट्टानों में उगने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, लिथोफाइट। तो इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए, फिर अपने उत्तर को मिलाइए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए।
प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या वाला जिला है वो है ए, प्रयागराज। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं। बताइए क्या क्या आयाम है। जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये चीज मैंने आपसे पहले भी क्लास में डिस्कस की है और ये प्रश्न परीक्षा में आपके पूछता भी है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है, स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी होता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, ये भी होता है। तो यहां पर आपका डी सही उत्तर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली HDR रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो पैरामीटर है, मूल पैरामीटर, वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब चीजें ना आप अपने मेंस आंसर में भी लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो होती है उनको आप अपने मेंस आंसर में मेंशन कर सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय की संख्या 20 है। तो बताइए, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? फैमिली कोर्ट। और दूसरा है लेबर कोर्ट, उत्तर प्रदेश में 20 है संख्या। तो यहां पर दोनों ही आपका सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पक्षी विहार। ये मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है, चलिए एक बार और रिवाइज करें। देखिए क्लास, बस हमें रिवीजन 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 पे फोकस करना है। जो नई चीजें हैं, जैसे आज मैंने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, तो आपके दिमाग में एकदम इमेज क्लियर होनी चाहिए कि अगर परीक्षा में कभी भी पूछे तो आप उसको आसानी से कर लें। लेकिन अभी हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास समय है तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे से थॉरोली पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम आपको परेशान नहीं होना है। तो चलो आज फिर रिवाइज कर लो। बर्ड सेंचुरी और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पे सांडी पक्षी विहार है, ओखला है, सुर सरोवर है, विजय सागर है। अब तो रट गया होगा आप लोगों को, क्यों अभी नहीं रटा है? तो बताओ, चलो बताते चलो। जब हम बात करेंगे सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ पर है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा आपको दिया गया है ओखला पक्षी विहार, फिर आपको क्या दिया है? सुर सरोवर पक्षी विहार और विजय सागर पक्षी विहार। तो सुर सरोवर तो आप सभी को एकदम रट गया होगा। सुर कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। एकदम जैसे सुर की बात हो तो ताजमहल हो, वहां ताज, और तुरंत आगरा याद आए। तो सी का थर्ड तो सबसे आसान दिया गया है। सांडी पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ पर है? हरदोई में है। ओखला पक्षी विहार की बात करेंगे, गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिवाइज करो। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, कछुआ अभ्यारण्य बनारस, कतर्निया घाट बहराइच, किशनपुर ये आपका लखीमपुर खीरी, कैमूर मिर्जापुर व सोनभद्र में, चंद्रप्रभा चंदौली, पटना, ये मैंने कहा है कि कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एटा में है। पार्वती रग्गा, ये परीक्षा में पूछा गया है, गोंडा में है। बखीरा संत कबीर नगर, महावीर स्वामी ललितपुर, रानीपुर अभ्यारण्य बांदा चित्रकूट, सुर सरोवर आगरा, सुरहा ताल पूछेगा तो बलिया, सुहेलवा बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, ठीक है, सोहागी बरवा महाराजगंज, हस्तिनापुर ये आपका मेरठ मुजफ्फरनगर गाजियाबाद, ठीक है, बिजनौर, राष्ट्रीय चंबल आगरा इटावा, लाख बहोसी कन्नौज, विजय सागर महोबा, सांडी हरदोई, समस्तपुर रायबरेली, सामन ये मैनपुरी। तो ये याद रखना है, आपको रिवाइज करते रहना है। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे खट से टिक लगा देना है।
ठीक है, तुरंत टिक लगाना है, बिना सोचे एकदम खुश हो के एकदम तुरंत टिक लगाना है क्लास, परेशान नहीं होना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रटा तो दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे, सॉरी। ये देखिए, चलिए 11वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसमें 50% से अधिक मीथेन होती है और यह एक स्वच्छ इंजन होता है। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? तो यहां पर आपका दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही है और सही उत्तर क्या है? सी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बायोगैस में 50% आपका मीथेन होता है और ये एक क्लीन फ्यूल होता है। यहाँ पर देखिए, जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं और इसमें लगभग 65% आपका मीथेन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न को देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरा है सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम देखेंगे भारत अपनी जो बाउंड्री है सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। और अगर हम देखें कि स्थलीय बाउंड्री, लैंड बाउंड्री भारत कितने देशों के साथ शेयर करता है? तो 7 देशों के साथ, जिसमें आपके कौन कौन से हैं बताइए? चाइना है, नेपाल है, बोलो, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। हो गया? ठीक है। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगर हम सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? यहाँ पे लिख रही हूं मैं, जो सिक्किम है वो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आप त्रिपुरा देखोगे वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन सिक्किम 3 अलग अलग देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने इसको पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी ना तो आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, त्रिपुरा 3 तरफ से अपनी जो सीमा है वो खाली बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13वां प्रश्न, सूर्य में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो केवल शब्द है ये थोड़ा अजीब सा आपको नहीं लग रहा कि खाली सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है? हाँ ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन खाली हाइड्रोजन हीलियम नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली गलत है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो बाहरी टेम्परेचर है वो क्या है? लगभग बोला गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, अब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो अप्रोक्स बोला गया, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोला गया है, तो ये आपका सही होगा। इस तरीके से भी प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं और आप इस तरीके से सोचेंगे तब भी आप आंसर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? बताइए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा है? प्रियम्बल को, आर्टिकल 17 को, 21 को या फिर 32 को? तो ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न 15 को देखिए। गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाने वाला गवर्नर कौन था? कौन था बताइए? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जोवा था कि अल्फांसो डी अल्ब्रुक था या फिर नीनो डी ऊन्हा था? तो यहाँ पर कौन था जिसने कि गोवा को औपचारिक राजधानी बनाई थी पुर्तगालियों की?
तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है नीनो डी कून्हा। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ये आपका तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा, और इसने हुगली और सेंथोमा में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की थी। ये भी याद रखना है आपको। चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख भी लेते हैं नीनो डी कूना से रिलेटेड। यह तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि मैंने आपको बताया। इसका प्रमुख कार्य गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी के रूप में परिवर्तित करना था। इसने कोचीन से राजधानी परिवर्तित करके गोवा को राजधानी बना दिया। ठीक है, अगर परीक्षा में कभी पूछे कि पहले राजधानी कहाँ थी तो आप बताएंगे कोचीन से, फिर इसने गोवा को बनाई। और इसने हुगली और सेंथोमा में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। 1534 में बेसिन तथा 1535 में द्वीप पर अधिकार भी इसने किया था। आगे बढ़ते हैं, 16 प्रश्न को देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करिए, समय लीजिए। अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया था? 1940 में आया था, दिया है। दूसरा दिया है, इसमें कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। बताइए क्या होगा आपका? टाइम ले लीजिए। तो यहां पर आपका जो दिया गया है अगस्त ओपन 1940 में आया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो ये दिया गया, इट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बाय द कांग्रेस, ये आपका गलत है। हम अगर स्टॉपर को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो कांग्रेस की अंतिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की जो मांग थी, इसको अस्वीकार कर दिया गया था अगस्त स्टॉपर में, और यहाँ पर वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खाली सही क्या होगा? खाली ए आपका सही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसको। प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका की मुख्य बातें क्या थी? डोमिनियन स्टेट का दर्जा, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन। ठीक है, फिर उसके बाद वाइसरॉय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, इस समय वाइसरॉय कौन था? अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो लॉर्ड लिंथगो इस समय वाइसरॉय था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। दूसरा है, मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही क्या है? तो विटामिन को हम लोग सहायक आहार कारक भी कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है ये। और फिर यहां पर दिया गया, मानव शरीर की कोशिका द्वारा विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। नहीं, मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा विटामिन का संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये डाइट खाओ, ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, इसमें क्या आपको विटामिन मिलेगा? पीले फल खाओ, विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, ये सब बोलते हैं ना, खट्टे खाओ, विटामिन सी मिलेगा। तो अगर मानव कोशिकाओं द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता तो हम बाहर से भोजन के माध्यम से या फलों के माध्यम से क्यों विटामिन लेते? हम कहते हैं ना हमारे बॉडी में तो खुद बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दूसरा आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही क्या है? केवल ए आपका सही है। देखिए क्लास, विटामिन वाला ये जो चैप्टर है ना, प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे जब तक पेपर नहीं होता स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जब पेपर हो जाता है तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम क्वेश्चन कहाँ फंसा। यार, पेपर मैंने नहीं बनाया था और मैं कभी भी पेपर नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ पेपर आप लोगों का। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर एक ट्रेंड समझ सकती हूँ, और मुझे लगता है ज्यादातर कोचिंग्स भी यही करती। हम ट्रेंड पकड़ते हैं कि किस तरीके का पेपर आपका बन रहा है, यही हम प्रेडिक्ट करते हैं। अब पेपर आपका एकदम अलग ट्रेंड में आ जाए तो वो इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन जब आप पढ़े रहते हैं चीजों को, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, इतनी चीजें तो है कि कोई भी चीज आपका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं A to Z। हाँ, हमारे बताए हुए या प्रेडिक्ट किए हुए कुछ क्वेश्चंस आ गए
तो वो बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहेंगे भी ऐसा हो कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिले, और जब आपको सफलता मिले तो आप बताएं कि ऐश्वर्या मैम ने ये पढ़ाया था, बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से प्रश्न फंसे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये चीज तो आपको भी समझ में आ रही होगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि यही प्रश्न पूछेगा तो ये एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं, हम उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और बाकी ईश्वर के हाथ में है। कर्म हम कर सकते हैं, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कर्म भी नहीं करते हैं। हमको लगता है इतने ज्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स अपियर, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, हमारा भी होगा, हम भी पढ़ रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। हम चीजों को समझ के पढ़ रहे हैं, एनालाइज करके पढ़ रहे हैं, तो हमारी सफलता का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जो विटामिन टॉपिक है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है। अब ये प्रश्न का जो लेवल है वो आपका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपको मैथ का कॉलम सुमेलित करने को दे दिया जाता था कि इस विटामिन की पूर्ति हमें इस फल से होती है या इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो अब विटामिन वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने एक अच्छा हट के क्वेश्चन डिस्कस किया ना, इसी तरीके से इसको पढ़ो जरूर। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, कहती हूँ कि इस पर ध्यान देना, तो उसको पढ़ लिया करना। आप लोग सफल होंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। एक चीज जान लीजिए, सफलता आपकी होगी लेकिन खुशी हमें भी बहुत मिलेगी, ठीक है। जब कोई भी अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म करता है और उसको क्रेडिट मिलता है तो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, बहुत हो गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसको याद रखिएगा। 18 प्रश्न को देखते हैं। यहां पर फूड पॉइजनिंग की बात की गई है। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है बताइए। यहां पर दिया गया है किन किन वजह से हो सकता है। यहां पे तो ब्रैगियाटोआ मिरियाबिलिस, फिर सेलोमेनेला बेसिलाइस, फिर उसके बेसिलाई बैक्टीरिया, बेसिलाइस बैक्टीरिया, फिर उसके बाद डायलिस्टर, फिर एमेनिटी बेलोइस्ट, देखो फेलोइस्ट जो भी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पता है मुझे, यहां पे मुझे, अगर मैं इस प्रश्न को करती तो मुझे बेसिलाई पता था, ठीक है। और यहाँ पे बेसिलाई एक जगह दिया है तो मैं सीधे बी मार्क करके आती, क्योंकि हर सब्जेक्ट नहीं आता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देख लो, जो भोजन की आपकी जो फूड पॉइजनिंग होती है तो इसमें सेलोमेनेला बेसिलाई एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, कारण होता है। ये एक जीवाणु का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 प्रश्न को देखते हैं। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि ये संस्थान कहां पर है, ये संस्थान कहां पर है, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर पेपर में पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत क्वेश्चन देखेंगे, आंसर मार्क कर लेंगे। हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात की गई है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो मथुरा में है, हाँ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अभी हमने देखा था IIVR, मैंने आपको बताया था ना, वेटनरी IIVR लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, II, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था PR बताया था, पल्स से रिलेटेड सब चीजें बताई थी। एक आपका वेजिटेबल वाला जो था वो कहां पे था, बनारस में था, पल्स वाला कानपुर में था, वेटनरी वाला इज्जत नगर में था। तो ये आपका, ये भी सही है, ठीक है, 2 आपका सही पता चल गया आपको। फिर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर दिया गया है, और लास्ट में आपको दिया गया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर। सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर ये आपका कहां पर है, लखनऊ में है, सही है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर जो है ये भी कहां पर है, लखनऊ में है, ये गलत है आपका, ठीक है, ये लखनऊ में है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला घोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। घोड़ा नृत्य के बारे में कल हमने नृत्य के बारे में डिस्कस किया था, आज एक नया प्रश्न आ गया। तो घोड़ा नृत्य कहां किया जाता है, ब्रज में, पूर्वांचल में, अवध में या फिर बुंदेलखंड में। तो ये आपका किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में, बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न को देखते हैं। बड़ा प्रश्न है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए इसको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्लास खूब आराम से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे के बुरादे और गंधक के चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर
फेरस सल्फाइड बनता है। FeS की बात किया गया है फेरस सल्फाइड का। सल्फर के अधर्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। यहाँ पे फाइन पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम द सब्लिमेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ सल्फर। तो यहाँ पर आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड द सल्फर पाउडर प्रोड्यूस फेरस सल्फाइड, एकदम सही है। और जो फाइन पाउडर हमको ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सब्लिमेशन ऑफ सल्फर, उसको हम फ्लावर ऑफ सल्फर कहते हैं, गंधक का फूल कहते हैं। दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी लैब के आविष्कारक कौन है बताइए? सेफ्टी लैब के हेनरी कैविडिम्स, हम्फ्री डेवी, रॉबर्ट वॉटसन वॉट या फिर रॉन्टजेन। रॉन्टजेन की अगर हम बात करें तो ये किसके इन्वेंटर है? ये एक्सरे की, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया PCS वाले। रॉबर्ट वॉटसन वॉट की अगर हम बात करेंगे तो ये रेडार। हेनरी कैवेंडिश की अगर हम बात करेंगे तो ये किस चीज से रिलेटेड है? पृथ्वी के घनत्व का परिकलन से। और हम्फ्री डेवी की हम बात करेंगे तो वो किससे रिलेटेड है? सेफ्टी लैब से। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 23वें प्रश्न को। विजय, अच्छा ये सब जो है इन्वेंटर वाला ये लूसेंट में पीछे दिया गया है, तो वहां से पढ़ सकते हो, रट सकते हो। अभी समय है, रटना शुरू कर दो। एक पन्ने को 2-2 दिन में एक बार पढ़ते रहा करो। अरे टेंशन नहीं लेनी है, रोज एक पन्ना 2-3 बार रिवाइज करोगे, खुद ही याद हो जाएगा। 23वें प्रश्न को देखिए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए। इसकी स्थापना 1347 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस पर केवल सालुक वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है ना। आंसर क्या होगा? डी होगा। विजयनगर साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में 1336 में हुई है। किसने की है? दोनों भाइयों ने की है, एकदम सही है, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सही है। यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विद्यारण संत के आशीर्वाद से की है। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा है, किस संत के आशीर्वाद से की है? तो आप बताएंगे विद्यारण संत के आशीर्वाद से। तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर स्थित अनेगोटी के सामने विद्यानगर की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक वंश के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है, और इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे। ठीक है, यहां पर देखिए संगम, ठीक है, फिर उसके बाद सालुक, फिर तुलुक, फिर अरावेडु, इसको वो कर लीजिए। ठीक है, यहां पर इन्होंने 300 वर्ष तक विजयनगर पर अपना शासन किया था। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर आपको सुल्लुक वंश खाली दिया था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 24वां प्रश्न। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की गई है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पर जब हम NTCA की बात करते हैं तो याद रखिएगा, NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आपका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है पूछा है यहां पर। और दूसरा आपको जो स्टेटमेंट दिया गया इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो बताइए क्या इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? नहीं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। जब हम राष्ट्रीय बाघ
संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बात कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई है, ठीक है। और किस एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू, ठीक है। तो अगर कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे कि NTCA का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ है, तो आप बताएंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के थ्रू, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू 1972 के थ्रू 2006 में इसका गठन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो आसान प्रश्न है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेरशाह सूरी। तो अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और ये किस चीज से रिलेटेड था? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 26 प्रश्न को देखते हैं। 5i नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5i क्या है बताइए? उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने हेतु इसे निर्मित किया गया था करिए इसको, ठीक है। और भारत इसका सदस्य है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? भारत इसका सदस्य है। इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच बोला है, ये देख लीजिएगा, इसमें से सही नहीं है कौन सा, तो बताइए कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा 5i नेटवर्क जो था वो उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए जापान ने औपचारिक रूप से बनाया था, ठीक है। जापान द्वारा औपचारिक रूप से इस नेटवर्क को बनाया गया था। यहां पर आपकी कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है और न्यूजीलैंड है, लेकिन भारत नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? ओनली 2। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27वें प्रश्न को हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो चलिए ये तो आपको पता ही होगा। जब हम भित्री अभिलेख की बात करते हैं, भित्री की बात करते हैं, स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ से लेख से गुप्त वंशावली की चर्चा मिलती है। बताइए मिलती है कि नहीं? ये सही है। याद रखिएगा भित्री अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और इसमें गुप्त वंशावली की चर्चा मिलती है। दूसरा है श्री गुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए मंदिर का निर्माण कराया था। ये आपका सही है कि नहीं? ये सही है। श्री गुप्त ने मगध में चीनी यात्रियों के लिए मंदिरों का निर्माण कराया था और उसने कुछ गांव भी दान में दिए थे। ये सही है। फिर देखते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त था। तो बताइए कौन था? श्री गुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसी वजह से ये आपका गलत है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप बोलेंगे कि हाँ श्री गुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने राज्यारोहण की तिथि पर गुप्त संवत को आरंभ किया। एकदम सही है। 319 इसलिए गुप्त संवत का आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच पूछा था, इस वजह से आंसर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पुर्तगालियों ने सन 1556 में गोवा के प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पे कौन सा सही है पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, ये एकदम सही है। और भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत भी पुर्तगालियों के आगमन से हुई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, जब भी हम पुर्तगालियों की बात करते हैं तो याद रखिएगा पुर्तगाली भारत में तंबाकू, ठीक है, और आलू, भिंडी, मिर्च, मूंगफली जैसी फसल इन्हीं के समय में आपकी उगाई जाती थी, याद रखिएगा। चलिए, अगर तंबाकू पूछेगा तो बताइएगा पुर्तगाली। चलो
29 देखते हैं। राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। तो यहां पर देखिए, गुजरात 371A, फिर आंध्र प्रदेश 371D, गोवा 371I, फिर उसके बाद कर्नाटक 371J। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 371 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपका दिया गया है गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, 371A में नहीं, ये चीज याद रखिएगा, 371A में नहीं। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वो अपने में ही आर्टिकल 371 है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 371A की बात करेंगे तो वो नागालैंड के लिए है, ये याद रखिएगा। यहां पर कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30वें प्रश्न को। दी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इंक्लूड, ठीक है, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे कौन कौन होते बताइए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नहीं होते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर आपके कहीं के भी हो, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 हटा दीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो आपका उत्तर 1, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर हैं फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा से, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके इनके इलेक्शन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब जब इम्पीचमेंट की बात करेंगे, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे, तब क्या होता है। आर्टिकल 61 में हमने इम्पीचमेंट की बात की है ना, 61 में, पता है। तो यहां पर आपके याद रखिएगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उसमें आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होते हैं, लेकिन खाली पार्लियामेंट्स के मेंबर होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 31 राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसे क्षमादान की प्राप्ति होती है। ये तो मैंने अभी आपको तुरंत बता दिया, ये तो आपको पता ही चल गया कि दूसरा तो एकदम गलत है ना, दूसरा गलत है ना क्लास, बताइए। हाँ मैम, दूसरा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है बताओ, क्योंकि 61 में तो हम इनको हटाने की बात कर रहे हैं, इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 72 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो पार्डन से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो पार्डन देता है, क्षमादान देता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच बोला है। एंड ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, ये भी सही है। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का मेंबर होता है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, अब नॉट करेक्ट तो आपका खाली बी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से के संबंध में निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो बताइए क्या आपका सही है, क्या गलत है। समय दे रही हूं मैं आपको। चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। बताओ, अभी चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग करता है? नहीं, चुनाव आयोग नहीं करता है। तो कौन करता है, न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। और संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो उसको न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाता है, उसको कौन लेता है, उसको बताइए। तो उसका निर्णय कौन लेता है, संसद सदस्यों के अयोग्यता से में अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और यहां पर आपके इलेक्शन कमीशन से राष्ट्रपति का इसमें रोल रहता है। तो यहां पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। डी आपका सही उत्तर है। 33वें प्रश्न को देखते हैं। अभी तो ये हमने डिस्कस किया है, ये रिपीट हो गया है आपका, ठीक है क्लास। तो इसको आपको पता ही है। जब हम सांडी पक्षी विहार की बात कर रहे हैं, हरदोई हो गया समस्तपुर की, यहाँ पे देखिए सुर सरोवर आपका आगरा हो गया, ठीक है। इसको देखिए, इसको रहने दीजिए, इसको हमने डिस्कस किया है तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 34 देखते हैं हम।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, कल ही हमने डिस्कस किया। IIVR कहां पर है? IIVR जो है वो बनारस में है, ठीक है। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बताइए? बनारस में है। डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है की स्टोन प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या किसी पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। की स्टोन प्रजाति की अवधारणा रॉबर्ट टी पेन द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर क्लास आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं विचार करिए। देखिए की स्टोन मतलब यहाँ पे की स्टोन जो है ये वैसी प्रजातियां होती हैं जिनका की बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इकोसिस्टम में। जैसे ये नंबर्स में जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टोन स्पीशीज आपके नंबर्स में बहुत ज्यादा हो। ये नंबर्स में उतना ना ज्यादा होते हुए भी इनका जो इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? की स्टोन कहते हैं। जैसे आपका टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब की स्टोन में आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपका रॉबर्ट टी पेन द्वारा दिया गया था 1969 में। ये सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है क्लास, चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। हाल ही में, ये मार्च के करंट अफेयर है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसने किया बताइए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने किया है, ब्रिटिश कोलंबिया ने किया है, मॉरिशस ने किया है, या फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने? तो यहां पर आपको दिख रही होंगी हमारी राष्ट्रपति, और यहां पर आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। तो उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे स्लाइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में? जहां पर भी कोई चीज पहली लिखा है ना, फर्स्ट, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर का भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कहां पर है? पहला है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, और गुजरात इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है बताइए? लखनऊ में किया गया है कि हैदराबाद में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है, या फिर तिरुवनंतपुरम में किया गया है? तो ये भी देखिए पहले, तो भारत के पहले फ्यूचर लैब का जो केंद्र का उद्घाटन है ना, वो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। डी आपका सही उत्तर है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो बताइए, मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की बात की गई है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को, अरुंधति राय को, सलमान रश्दी को, या फिर BS न्यायपाल को? तो यहाँ पर किसको किया गया है बताइए? जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से, तो उसको अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो बताइए, गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है हाल ही में? जापान में, श्रीलंका में, नेपाल में, या फिर मॉरिशस में? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में, ठीक है। 1 से 4 मार्च तक ये कोलंबो में आपका चला था। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय दिया है? काजीरंगा को, मानस को, नामेरी को, या फिर पोबीतोरा को? अब यहाँ पर जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, नेशनल पार्क दिए गए हैं, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके असम में है। और इसमें से बताइए किसको गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है पोबीतोरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है?
पृथ्वी 2 से, पृथ्वी 3 से, अग्नि 5 से या फिर प्रहार से। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है अग्नि 5 से। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कई प्रश्न हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या करिए, एक बार इन सारे प्रश्नों को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। बढ़िए, अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ। होमवर्क क्या है खुद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर मन करे तो लिखिएगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर ढूंढिएगा। ठीक है। कैटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन कहां पर कराया गया है? ठीक है। 71st जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टोना पिचकोवा किस देश से संबंधित है? किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? उत्तर बताइएगा। सी डिफेंसर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य आपका संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? उद्घाटन हुआ है। तो इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो खुद भी आप सॉल्व कर लेंगे तब भी अच्छा है। ठीक है। देखिए, मेन पर्पस बस यही है कि आपका रिवीजन होता रहे, बस ये चीज याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आंसर ढूंढिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास को हम लोग इन्हीं प्रश्नों के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कोई भी परेशानी हो। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास।